वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल आपका पेपर है। कल आपके पेपर में जो आपका पार्ट है अकाउंट्स का, पेपर के लिए आप फुल्ली अवेयर हैं, पेपर के लिए फुल्ली रेडी हैं। हम कुछ बातें ऐसी करने वाले हैं जो कि फटाफट से एक रिवीजन है। कि ऐसा होता है कि सर हम तो लास्ट मोमेंट में पूरी बुक को देख ही नहीं पाए कि पूरी बुक में क्या क्या था। हर चैप्टर को आप 5 मिनट 10 मिनट में कैसे पढ़ सकते हो कि उस चैप्टर में क्या क्या करना है। ठीक है, आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने पूरे साल पढ़ाई की है, वो सारी चीजें आपके एप्लीकेबल है। हम तो 2 घंटे में एक पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू देख रहे हैं कि साहब कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या होता है। कई बातें ऐसी होती है जो हमें उसी से याद आ जाती है। ठीक है साहब, तो वो सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करूंगा। एक चीज और, 3 एमसीक्यू के वीडियोस थे, जो बिट क्वेश्चन वाले वीडियो थे वो आपने देख लिए? मुदित, भाविका, यस सर। वो यस कर सर। लिए ना अच्छे से? बिट्स एमसीक्यू क्वेश्चन कर। क्वेश्चन के 3 वीडियो दे रखे हैं मैंने आपको। यस सर। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस बेसिकली थ्योरेटिकल, जो प्योरली थ्योरी वाले एमसीक्यू हैं वो मैंने आपको वहां करा दिए हैं। चलिए उसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। अकाउंट्स की बात करें तो बेटा मैं आपकी बुक से स्टार्ट करता हूं। आपकी बुक में बात करें तो हमारा जो टोटल अकाउंट्स का पेपर है वो है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के अकाउंट्स के पेपर में 20 मार्क्स का पोर्शन आपका कॉस्टिंग का पोर्शन है, 80 मार्क्स का पोर्शन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन है। और उस 80 मार्क्स के पोर्शन में 35% फंडामेंटल्स होते हैं, 20% स्पेशल ट्रांजेक्शन और 25% फाइनल अकाउंट्स। मतलब आपका जो प्रॉफिट मेकिंग और चैप्टर है, चैप्टर सेक्शन ए का चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये मिला के आपके लिए 25 नंबर का पोर्शन है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन 3 चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, वो आपको 20 मार्क्स देते हैं। और अकाउंटिंग प्रोसेस जो बेसिक चीजें, डबल एंट्री सिस्टम, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन और बैंक रिकंसिलिएशन और कुछ स्टार्टिंग की थ्योरी वाली बातें, वो सारे मिला के आपको 35 मार्क्स देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो ये बताइए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करता है, प्रॉफिट कमाना जिसका मोटिव नहीं है। मतलब वो प्रॉफिट कमा सकता है, प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव नहीं है। ठीक है सर, ये बात हमको कहां बताई हुई है? बोले ये सेक्शन कंपनीज एक्ट की सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि साहब वो प्रॉफिट नहीं कमाता है। ठीक है सर, किस लिए किया जाता है फिर? बोले सोशल वेलफेयर के लिए हो सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, इस तरह के पर्पज के लिए वो किया जा सकता है। अब बात आती है कि सर उस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि साहब इस चैप्टर में आप 2 तरह के अकाउंट्स बनाते हो। कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हो? एक बनाते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट किससे होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, कैश और बैंक का। और एंड किस पे होता है? कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस पे एंड हो जाता है। इसके डेबिट साइड में सारी कैश की रिसिप्ट दिखाई जाती है। सर रिसिप्ट में कौन कौन सा अमाउंट आएगा? मैंने कहा बेटा जो भी पैसा करंट ईयर में आपको मिला है। सर वो किस साल से रिलेटेड हो सकता है? चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो अगले साल से रिलेटेड हो, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो। अगर वो पैसा आपको मिला है तो वो इस अकाउंट में आएगा। ठीक है सर। फिर सर अगर वो कैपिटल आइटम हुआ तो
सर अगर वो रेवेन्यू आइटम हुआ तो मैंने कहा बेटा चाहे वो कैपिटल आइटम हो, चाहे वो रेवेन्यू आइटम हो, चाहे वो कोई सा ही आइटम हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इस अकाउंट में आएगा। सर सेम चीज पेमेंट के लिए भी होगी, पेमेंट के लिए भी होगी। अगर आपने करंट ईयर में कोई भी पैसा किसी को दिया है, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड था, चाहे अगले साल से रिलेटेड था, चाहे इस साल से रिलेटेड था, चाहे रेवेन्यू आइटम था, चाहे कैपिटल आइटम था, वो इस अकाउंट में दिखाया जाएगा। डन। तो समझ गए रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या आने वाला है? पक्का? यस सर। चलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले तो नाम से समझिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इस अकाउंट में या तो इनकम आएगी या फिर एक्सपेंडिचर आएगा। क्या इसमें कोई भी कैपिटल आइटम आ सकता है क्या? नो सर। नहीं आ सकता। तो कैपिटल आइटम मतलब असेट लायबिलिटी नहीं आएगी, या तो इनकम आएगी या एक्सपेंस आएगा, मतलब रेवेन्यू आइटम आएगा, कैपिटल आइटम नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी बात, कौन से साल से रिलेटेड आएगा? केवल इस साल से, केवल करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस आएगा। मतलब पिछले साल का आइटम है, क्या इसमें आएगा? बाकी है, नहीं आएगा। एडवांस है, नहीं आएगा। अगले साल का है, नहीं आएगा। मतलब केवल इस साल का। सर इस साल का तभी आएगा क्या जब पेमेंट कर दिया हो? मैंने कहा बेटा चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो, इस साल का तो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर इस साल की कोई इनकम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर आएगी, चाहे हमें मिली हो या ना मिली हो। अगर इस साल का कोई खर्चा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूर आएगा, चाहे हमने उसका पेमेंट किया है चाहे हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। क्लियर? यस सर। चलिए, यहां तक की बात भी हमारी होगी। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में बेटा नाम से समझो, असेट आती है और लायबिलिटी आती है। जितनी भी असेट है सारी दिखाई जाएगी, जितनी भी लायबिलिटी है सारी दिखाई जाएगी। सर उसके अलावा भी कुछ आएगा क्या? मैंने कहा हाँ आएगा। क्या आएगा? कैपिटल आएगा। यहां पे कैपिटल को किस नाम से दिखाया जाता है? यहां पे कैपिटल को कैपिटल फंड के नाम से दिखाया जाता है। डन? समझ गए? यस सर। ये तो हो गई तीनों अकाउंट की बात। सर अब वो कुछ आइटम है जो हमें परेशान करते रहते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आइटम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले डेबिट में लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जितना मिलना बाकी हो। क्रेडिट में लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग में अपोजिट लिख देते हैं, जब मिलता है तो लिख देते हैं बाय रिसिप्ट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम होता है, बैलेंस शीट में असेट की तरह दिखाया जाता है। ठीक है साहब। सर एक आइटम है जो हमें बहुत ही परेशान करता है। क्या परेशान करता है? सर एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू माने या एंट्रेंस फीस को कैपिटल माने? बेटा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ एंट्रेंस फीस एक बार मिलने वाली है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। सर ऐसा कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो मैंने कहा रेवेन्यू, आपकी बुक कहती है रेवेन्यू मान लो तो आप रेवेन्यू। सर अगर रेवेन्यू दे ही नहीं रखा हो तो कैपिटल मान लो। क्लियर? समझ गए मेरी बात? याद रह जाएगा? यस सर। ठीक है। एक बात बताओ बेटा, कोई ट्रांजैक्शन है जिसे आप कहते हो कि भाई स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन है, उस स्पेसिफिक डोनेशन रेवेन्यू आइटम होता है या कैपिटल आइटम होता है? स्पेसिफिक डोनेशन रेवेन्यू आइटम होता है कैपिटल आइटम होता है? कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम। कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है? यस सर। अच्छा एक बात और बताओ, आपको कोई स्पेशल अमाउंट रिसीव हो रखा है स्पेशल पर्पज के लिए,
और जब आप उस स्पेशल पर्पज से जो पैसा इकट्ठा हो, मतलब स्पेशल पर्पज के लिए जो पैसा मिला था, आप उस पैसे को खर्च करते हैं, तो वो पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा या उस स्पेशल अकाउंट में से कम किया जाएगा? स्पेशल अकाउंट में से कम किया जाएगा। स्पेशल अकाउंट में से। ये एमसीक्यू में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। बस, तो इसके बाद आपको इतनी बात इस चैप्टर में करनी है। ध्यान इतना सा रखना है, जो भी करे सोच समझ के करे। 2 क्रक्स मैंने आपको दे रखे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जितना पैसा मिला है सारा आएगा, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, किसी भी साल से रिलेटेड हो। अगर रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हो तो केवल करंट ईयर आएगा, केवल इनकम और एक्सपेंस आएगा। मिला है नहीं मिला है, दिया है नहीं दिया है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डन? यस सर। तो ये बात तो थी हमारी कौन से चैप्टर की? ये बात तो थी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। तो अब जो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, इसका मतलब या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर माल बेचते हैं, या फिर वो ट्रेडिंग करते हैं, माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं। ऐसा ही तो करते होंगे। तो उनके लिए 3 अकाउंट है बेटा। पहला काम मैं तो ये कहता हूं, बनाता नहीं है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। तो सबसे पहले वो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेगा कि साहब कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ डायरेक्ट खर्चे भी होते हैं। डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट खर्चे वो वाले खर्चे जैसे माल को खरीदने में पैसा, या फिर कोई माल काम करने के लिए जरूरत था, जैसे रॉयल्टी का पेमेंट किया, तो ये वाले कुछ कोई वेजेस चुकाया, ये डायरेक्ट खर्चे होते हैं। तो डायरेक्ट खर्चे भी लिख दो। उसके बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप अगले अकाउंट में ले आओगे जब आप P&L अकाउंट बनाना स्टार्ट करोगे। वो स्टार्ट कहां से करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट से। जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है सेल के अलावा, वो सारी उसमें जोड़ दोगे, मतलब क्रेडिट्स कर दोगे। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट खर्चों को छोड़ के वो सारे खर्चे डेबिट कर दोगे। तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट वैसे बनती है जैसे नॉन प्रॉफिट बनती है। सारी एसेट लिख दो, सारी लायबिलिटी लिख दो और कैपिटल लिख दो। कैपिटल में अगर आपके P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट जोड़ दो, और अगर लॉस आ रहा है तो वो माइनस कर दो, तो आपकी कैपिटल का नेट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है साहब? तो ये होती है प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न मतलब जिसमें आपने ट्रेडिंग बनाया, P&L बनाया, बैलेंस शीट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट बनाते हैं? वो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसको कहां ले जाते हैं? उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं परचेज की जगह। वो कहते हैं पहले हम माल बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। माल बनाने के लिए ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे? बोले बनाने पे जितने भी खर्चे लगे, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। माल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। जितने भी खर्चे हुए हैं सारे खर्चों को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में। बनने के बाद वो माल बिकने चला जाएगा। तो सर वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहां पे आएगा? मैंने कहा जहां पहले आप परचेज लिखते थे, अब आप उसकी जगह क्या लिख दोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है साहब? यस सर। आगे का काम पूरा सेम है। तो ये बात किसकी थी? ये थी साहब प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। ओके, यस सर। चलिए, इन दोनों टॉपिक में कोई आपको स्पेसिफिक कंफ्यूजन भी था क्या?
भाविका, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं बेटा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। स्पेशल ट्रांजेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। सबसे पहले तो मुझे बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब हम उधार माल खरीदते हैं तो अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि साहब जिसने उधार माल दिया होता है वो कहता है मुझे कुछ तो रिटर्न में दो, कि आप पैसा कब दे दोगे? तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आता है? जब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन क्रेडिट के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होगी? इनिशियली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होती है। कौन कौन सी? एक बिल बनाने वाली, मतलब बिल लिखने वाली, और एक वो वाली पार्टी जिसपे बिल बनाया जाता है। मतलब एक तो खरीदने वाला होता है और एक पे करने वाला होता है। तो मैंने कहा साहब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जब आप बात कर रहे हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले मैंने कहा साहब ट्रांजैक्शन कौन सा होना चाहिए? ट्रांजैक्शन क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ओके, अगर ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, एक मिनट, हाँ जी, तो हमने कहा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होती है, एक होती है परचेज करने वाला, एक होता है सेल करने वाला। परचेज करने वाला, परचेज करने वाले का काम पैसा लेना है या पैसा देना है? पैसा लेना, देना देना सर। परचेज करने वाला माल भी नहीं, परचेज करेगा और पैसा भी नहीं, दे लेगा। पैसा देना है, पैसा देना। पैसा देना उसका काम है, यही तो गलती होती है, पैसा देना उसका काम है। ठीक है सर। अब पैसा लेना किसको है? पैसा लेना है सेलर को। तो सेलर कहता है मैं एक पेपर पे लिखता हूं कि आप कह रहे हो ना इस डेट को पैसा दे देंगे, तो साहब ये मिस्टर सो है जिन्होंने मुझसे इतने रुपए का माल खरीदा है और ये इतने रुपए का माल मुझे इस डेट को पे कर देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है साहब। तो इसका मतलब बिल लिखने वाला कौन होता है? बिल ड्रॉवर। लिखने वाला होता है सेलर। तो सेलर को क्या कहते हैं? सेलर को कहते हैं ड्रॉवर। फिर बिल, अब ये बात उसके लिखने से थोड़ी ना हो जाएगी, ये मानना भी तो चाहिए। मतलब वो ये किस पे लिखेगा? वो ये लिखेगा परचेजर पे। परचेजर कौन होता है? परचेजर होता है ड्रॉई। परचेजर को बोल दिया साहब ड्रॉई, जिस पे बिल लिखा जाता है। अब ड्रॉई ये उस बिल को क्या करेगा? ये उस पे अपने साइन करेगा। साइन करेगा मतलब अपन कह रहे हैं ये उस बिल को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब ये इसे ड्रॉई भी बोल सकते हैं और इसे एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। वो कौन होता है? जिसको पैसा देना है, और जिसको पैसा लेना है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ड्रॉअर। डन? यस सर। चलिए इसके बाद और आगे चलते हैं। हमने कहा साहब इसने बिल एक्सेप्ट कर दिया, इसने बिल लिख दिया, तो इसके पास जो वो पेपर है वो पेपर क्या कहलाएगा? वो पेपर कहलाएगा BR। आर का मतलब बिल से रिसीवेबल, क्योंकि इसको पैसा मिलने वाला है। इसको पैसा देना है तो इसके लिए क्या कहलाएगा? बिल से पेबल। पेबल। ठीक है साहब। अब ये कौन बन गया? ये तो हो गया साहब पेयर। और ये कौन हो गया? पे। ये हो गया पे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पे तो ये कुछ टाइम बाद होगा। तो एक प्रॉब्लम है कि ये जो आदमी है ना,
इस आदमी के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। ये चाहे तो बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रख सकता है और जिस दिन ड्यू डेट आए उस दिन जाए और इससे पैसा ले, तो पे ही हो गया। दूसरा ऑप्शन ये कहता है मुझे तो आज ही पैसा चाहिए। अब भाई तुझे आज ही पैसा कहां से दे, तो इसलिए ये कहता है मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक वालों को कहूंगा कि मुझे लोन दे दो। बैंक वाले कहेंगे कोई असेट ला के दो, मैं कहूंगा देखो ये रही असेट। एक आदमी है जिससे मुझे पैसे लेने हैं, वो इतने दिन बाद इस डेट में देखो उसने सब साइन कर करके दे रखा है, वो मुझे पैसा देगा, वो पैसा आप ले लेना। ठीक है, तो ये बिल को क्या करा लेता है, ये बिल को डिस्काउंट करा लेता है बैंक से। इसके लिए बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो इंटरेस्ट उस अमाउंट में से पहले ही काट के अपने पास रख लेता है, इसलिए उसे इंटरेस्ट ना बोल के क्या बोला जाता है, डिस्काउंट बोला जाता है। डन। यस सर। तीसरी चीज क्या है कि साहब वो कहता है ना तो मुझे रखना है ना मुझे पैसा लाना है, मुझे तो किसी और को पैसा देना था, मैं ये बिल उसको दे देता हूं भैया, तो उससे पैसे ले। तो उसने इस बिल को क्या कर दिया, उसने इस बिल को एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब एंडोर्सर कौन होता है, एंडोर्सर कौन होता है, ड्रॉवर। हाँ सॉरी मैंने ये बातें यहां लिख दी। वही तो सर, बिल्स पे रिसीवेबल उस पे होगा। हाँ सॉरी, ये था पेयर, ये था पे। अब इसके पास या तो ये क्या हो गया, या तो ये पे ही बन गया, या इसने इस बिल को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, या इसने इस बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, अब बात आती है कि साहब एंडोर्स जब कर दिया तो ड्रॉवर कहलाता है एंडोर्सर, मतलब जिसके पास बिल होता है वो कहलाता है एंडोर्सर, और जिसको दिया जाता है वो कहलाता है एंडोर्सी। ठीक है, एंडोर्सी भी पेई हो सकता है। जब बिल किसी को एंडोर्स कर दिया जाए तो पेई कौन बन जाता है, एंडोर्सी। ठीक है, और लास्ट वाला केस ये बैंक में डिपॉजिट करा दे कि ड्यू डेट वाले दिन मैं पैसा लाना भूल जाऊंगा, तो बैंक में जमा करा दिया, आप जाके पैसा ले आना, तो उसे बोलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है साहब। अब इसमें एक केस आता है कि साहब अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, तो मैंने कहा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आज तक आपने जो जो एंट्रियां की है ना, सारी एंट्रियों को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, खत्म, कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना जो जो एंट्रियां करते करते गए हो, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे गए हो, तो मैं कहता हूं साहब ये था पॉइंट नंबर 1, ये था पॉइंट नंबर 2, ये था पॉइंट नंबर 3, ये था पॉइंट नंबर 4। आप पहले गए पॉइंट नंबर 3 पे, फिर गए पॉइंट नंबर 2 पे, फिर गए पॉइंट नंबर 4 पे, तो जब वापस जाओगे तो इसी तरह जाओगे, पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, 3 से 1 पे जाओगे, रास्ता वो का वही होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। हो गया डिसऑनर का काम। सर अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटिंग चार्जेस भी तो आता है, तो मैंने कहा एक काम कर दो, जहां जहां अगर आप जहां जहां बीआर लिख रहे हो ना, अगर आपने बीआर को 2 में लिखा है तो इसके साथ लिख दीजिए 2 नोटिंग चार्जेस। अगर आपने लिखा है बीआर अकाउंट डेबिट तो लिख दीजिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। डन। अगर Yes, आपने sir. लिखा है 2 बीपी तो इसके साथ लिख दीजिए 2 नोटिंग चार्जेस। अगर आपने लिखा है बीपी अकाउंट डेबिट तो इसके साथ में लिख दीजिए 2 नोटिंग चार्जेस। ये आप कब कर रहे हैं, जब रिवर्स वाली एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई बीआर अगर डिसऑनर हो जाता है या कोई बीपी डिसऑनर हो जाता है तो उसके साथ में एक नोटिंग चार्ज लग जाता है, मतलब जितना चार्ज लगता है आप उसकी रिसिप्ट उसके साथ में पंच कर देते हो। अब जहां जहां वो बीआर वापस जाएगा उसके साथ वो नोटिंग चार्जेस भी चलता चलता जाएगा। मैं तो बोलूंगा बीआर, जिसको पैसा देना था वो बोलेगा बीपी, तो जिस जहां जहां बीपी जाएगा उसके साथ में वो पैसा भी चलता जाएगा। क्लियर।
यस सर। तो सीधा सा काम है भैया, ये वाला आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का काम होता है। एक और काम होता है सर, ड्यू डेट के पहले बिल का पेमेंट कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिबेट। रिबेट देते हैं उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। हाँ, रिटायरमेंट। और ड्यू डेट वाले दिन बिल का पैसा नहीं दे और आगे के लिए एक नया बिल बनवा लिया जाए विद रिन्यूएबल ऑफ बिल। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए, उसे क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल ऑफ बिल। उसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपसे इतनी बातें करता है, ठीक है? क्योंकि अकोमोडेशन बिल आपके लिए जरूरत नहीं है और इतनी बातें आपको बिल करता है। स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है साहब कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये चैप्टर थोड़ा सा हमें परेशान करता है क्या? नो सर। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे पहले तो कंसाइनमेंट का मतलब क्या है बेटा? कंसाइनमेंट का मतलब है साहब मेरी दुकान यहाँ पे है, अब मैं कहाँ सामान बेच सकता हूँ? मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, यहाँ के आसपास की जगह पे बेच सकता हूँ। मेरे पास थोड़ी दूर वाला आदमी सामान खरीदने कैसे आएगा? मैं उसे भी सामान बेचना चाहता हूँ। दूसरा तरीका है वहां जाके अपनी दुकान खोल लो। सर मैं अकेला आदमी, मैं कहाँ जाके अपनी दुकान खोलूं? ऑनलाइन क्लास थोड़ी ना होती है कि कहीं भी चले जाए। ठीक है सर, तो फिर मैंने कहा भैया ऐसा नहीं कर सकते, तो उस एरिया में जाओ, वहां पे देखो किसकी दुकान अच्छी चलती है, उसको कहो साहब मेरा भी सामान बेच दिया। अब वो आपका सामान क्यों बेचेगा? वो कहे तो उसे कहे कि मेरा सामान तो तुम यहाँ पे रख लो, बिके तो ठीक है वरना वापस दे देना, जितने खर्चे लगेंगे वो भी मैं दूंगा, माल खराब होगा तो भी मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा। मतलब उस माल के मालिक अभी भी कौन हो? माल भेजने के बाद भी मालिक कौन है? ओनर खुद। माल भेजने वाला। माल भेजने भेजना। वाले को कहते हैं कंसाइनर, जिसके पास भेजते हो उसे कौन कहते हैं? कंसाइन। कंसाइनर। ठीक है सर। सर फिर भी वो क्यों बेचेगा? मैंने कहा उसे कहो कि तू बेचने के बाद तेरे पास जितने पैसे आएंगे ना, मैं उस पे तुम्हें कमीशन भी दूंगा। अब बेचेगा, उसका क्या लग रहा है? बिका तो कमीशन ले लेगा, नहीं बिका तो माल वापस दे देगा। खराब हो गया तो भी आपका हुआ, खर्चा लगा तो भी आपका लगा, वो तो खुश है। ठीक है साहब। अब बात ये आती है सर, ये कमीशन कौन कौन सा कमीशन हो सकता है? सर तीन तरह के कमीशन हो सकते हैं। तीन तरह के कौन कौन से कमीशन? तीन तरह के कमीशन की जब आप बात करते हो तो तीन तरह के कमीशन होते हैं। पहला कमीशन नॉर्मल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। सर क्यों दिया जाता है? मैंने कहा तुम्हारा माल बेच रहा है ना, माल बेचने के लिए दिया जाता है। सर कौन सी सेल में दिया जाएगा? उधार में बेचे उस पे दिया जाएगा, जो नगद में बेचे उस पे दिया जाएगा, या टोटल सेल पे दिया जाएगा? भैया टोटल। टोटल सेल पे दिया जाएगा। जब तक क्वेश्चन में कोई और नई बात ना बोली हो, आपको दिमाग लगाना है तो आप हमेशा कहोगे टोटल सेल। ठीक है? यस सर। दूसरी बात, दूसरा कमीशन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग से पहले बात करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है? मैंने कहा उधार में उसने माल बेच तो दिया, अब पैसा नहीं आया तो वो थोड़ी ना भुगतेगा, वो कहेगा मुझे तो थोड़ा सा कमीशन दे रहे हो, मैं क्यों भुगतूं? तो उस माल को कौन भुगतेगा? उस लॉस को कौन भुगतेगा? कंसाइन। कंसाइनर भुगतेगा। लेकिन कंसाइनर कहेगा साहब मेरे से नहीं होता, आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक कमीशन और दे देता हूं। पहले मैं आपको 5% देता था, अब मैं आपको 5% और दे देता हूं। लेकिन आपकी एक इच्छा है, जिनको आप उधार माल बेच रहे हैं उससे पैसा लाने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? कंसाइनिंग। आपकी होगी, कंसाइन। अब अगर पैसा डूब जाएगा तो उसका जिम्मेदार कंसाइनर हो गया, कंसाइनी? कंसाइनी। कंसाइनी। तो इसका मतलब डेल क्रेडर कमीशन क्यों दिया जाता है? डेल क्रेडर कमीशन उधार का पैसा लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए दिया जाता है। ठीक है? यस सर। अब इंपॉर्टेंट बात ये सर, डेल क्रेडर कमीशन कौन सी सेल पे कैलकुलेट किया जाएगा? ये नहीं पता उधार सर। वाली पे या टोटल पे? टोटल पे होगा सर।
टोटल पे, ये मैंने आपको बार बार बता रखा है कि ये कमीशन भी किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ये कमीशन भी टोटल सेल पे कैलकुलेट किया जाएगा। क्यों? वो कहता है पहले मैं कहता था मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा, अब मैं कहता हूं मैं तुम्हें और 5% दूंगा, तो भैया जैसे पहला 5% था वैसे ही दूसरा 5% है। तो जब Yes, तक क्वेश्चन में कुछ ना बोले हम हमेशा ये मानेंगे कि वो कमीशन भी टोटल सेल पे दिया जा रहा। डन। yes sir. तीसरा कमीशन होता है ओवरराइडिंग कमीशन। सर ये क्यों दिया जाता है? मैंने कहा मैंने सामने वाले को कह रखा है 10 रुपए में बेच दे रहा हूं, सामने वाला कहता है यार आप क्या बात करते हो, मेरे यहाँ तो ये 12 में बिक सकता है। अब बताओ 10 से 12 में जो बिकेगा तो वो 2 रुपए तो पूरा का पूरा ही क्या है, प्रॉफिट है। अब मैं तो कहता हूँ, वो कहता है मुझे क्या मिलेगा 12 में बेचने से, मैं कहता हूँ पहले तुम्हें 10 पे कमीशन मिल रहा था 12 में मिलेगा, बोले मैं बेवकूफ हूँ क्या? 10 रुपए में तो प्रॉफिट केवल 1 रुपए था, इसलिए मैं आपसे 10 पे 10% प्रॉफिट ले रहा था। अब 10 की जगह आप मुझे 12 पे दोगे तो उस 2 रुपए में तो आप केवल मुझे 20 पैसा प्रॉफिट दे रहे हो, Yes जबकि sir. आपको पूरे के पूरे 2 रुपए कमा रहे हो। तो डेल क्रेडिट सॉरी ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो क्या किया जाता है, ओवरराइडिंग कमीशन जो नॉर्मल डिसाइडेड जिसे इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, उस प्राइस पे जितने पे ज्यादा में बेचा है मतलब एक्सेस सेल पे कैलकुलेट किया जाता है, और इसकी रेट जनरली नॉर्मल कमीशन से ज्यादा होती है। ठीक है सर? Yes sir. ठीक है सर। अब इसमें 3 बातें और बचती है। एक तो आता है कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उस स्टॉक को वैल्यू कैसे किया जाता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो इसी चीज का आता है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक में 3 चीजें इंक्लूडेड होती है बेटा, क्या क्या? सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट, मतलब कंसाइनर की जो कॉस्ट थी वो कितने रुपए की कॉस्ट का माल था वो तो आएगा ही आएगा। फिर प्रपोर्शनेट ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, भाई कंसाइनर ने मान लो तुम्हें 100 आइटम भेजे 100 रुपए के हिसाब से, चलो मैं बता देता हूं, कंसाइनर ने तुम्हें 100 आइटम भेजे कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। कंसाइनर ने आपको 100 आइटम भेजे 100 रुपए के हिसाब से। अब मैं कहता हूं साहब अनसोल्ड आइटम कितने हैं, अनसोल्ड आइटम है 10। तो सबसे पहला परचेज कॉस्ट, ये जो 10 आइटम है तो 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए, तो ये हो। अब कहते हैं कंसाइनर ने इस माल को भेजने के लिए फ्रेट चुकाया था, पैकिंग का खर्चा चुकाया था, ये 4-5 खर्च। तो मैंने कहा जो भी खर्चे हो आप तो उनका टोटल लगा ले, जो जो खर्चे कंसाइनर ने किए। सर कंसाइनर ने टोटल 500 रुपए का खर्चा किया। मैंने कहा ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रपोर्शनेट, पूरा थोड़ी ना 500 जोड़ देंगे क्लोजिंग में, प्रपोर्शनेट ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के सारे खर्चे लेकिन प्रपोर्शनेटली। सर ये कैसे आएगा? मैंने कहा कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था, 500 रुपए का, कितनी यूनिट में किया था, 100 यूनिट में। अब कितनी यूनिट बची हुई है, 10 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट पे कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था, 5 रुपए, 5 रुपए। तो 10 यूनिट पे कितना खर्चा हो गया, 50 रुपए। 50 रुपए। इसके बाद कंसाइनी के सर कौन से खर्चे जोड़ेंगे? मैंने कहा कंसाइनी के खर्चों के लिए एक वर्ड होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सर ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होता है? देखो बेटा होता जो भी हो, मैं अब आपको एक सिंपल से वर्डिंग्स में बता दूं क्योंकि आपको एमसीक्यू पेपर देना है। कंसाइनी के पास जब माल पहुंचता है ना, हेलो, यस सर। कंसाइनी के पास जब माल पहुंचता है, कंसाइनी के पास पहुंचने मतलब कंसाइनी के गांव में जब माल पहुंच जाता है तो वहां तक का किराया तो कंसाइनर ने दे रखा होता है। अब उस माल को खाली कराना, खाली करा के अपनी दुकान तक लाना,
और अपनी दुकान पे खाली कराना, मतलब मेरी दुकान पे या मेरी गोडाउन में माल पहुंच जाए। तो बोले ये वाला जो खर्चा होता है वो कहलाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब वो माल मेरी दुकान में पहुंच गया, अब दुकान का किराया, क्या दुकान का किराया इस बात से मतलब रखता है कि माल आया या नहीं आया? नो सर। नहीं। उस दुकान का इंश्योरेंस या उस माल का इंश्योरेंस दुकान के अंदर रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस आपने करा लिया, इंश्योरेंस आपके स्टॉक का होता है, कभी भी पर्टिकुलर आइटम के स्टॉक का नहीं होता है। मैं मेरी दुकान में इस मार्कर को इंश्योरेंस करा के रख दूंगा, मतलब कभी मुझे बेचना नहीं है क्या? बेचना तो है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मेरी दुकान में एक मार्कर का स्टॉक रहता है, तो स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, मार्कर चेंज होता रहता है। तो आपने कहा कि साहब पहुंचने के बाद जितने भी खर्चे हैं उनका कोई नॉन रिकरिंग नहीं होते, केवल आपके गांव में पहुंचने से लेके आपकी दुकान तक पहुंचने तक के खर्चे, उन खर्चों का प्रोपोर्शनेट, तो हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। निकालने का तरीका सेम, मान लो वो खर्चे केवल 200 रुपए, तो 200 कितनी यूनिट पे लगे? 100 यूनिट पे, तो 10 के कितने हो गए? 20। ये हो गया 1070। इसे कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है? यस सर। चलो अब इसी में बात आती है, मान लो सर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, मतलब कोई माल एक्सीडेंट में खराब हो जाए या चोरी हो जाए, तो मैंने कहा उसकी वैल्यू निकालने का तरीका भी एकदम सेम होगा। उसकी वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो ऐसे ही निकालनी, ठीक है? यस क्लियर? सर। अब एक बात और बताओ, मान लो वो माल कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही एक्सीडेंट होकर डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या उसमें ये कंसाइनी वाले खर्चे जुड़ेंगे क्या? नो सर। नहीं जुड़ेंगे। उस माल में केवल 2 ही खर्चे जुड़ेंगे, क्योंकि ये तो लगे ही नहीं है, ये तो तब लगेंगे ना जब पहुंचेगा। हो गया? यस सर। डन। सर और कोई चीज एबनॉर्मल, कंसाइन, हाँ तो एबनॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि एबनॉर्मल लॉस निकालो इसका, गुड्स का। हाँ, एबनॉर्मल लॉस निकालो, बता सकता है। जैसे वो कह सकता है कि रास्ते में 10 यूनिट खराब हो गई, जैसे इसने क्लोजिंग स्टॉक पूछा, वैसे वो ये कहता है कि मान लो रास्ते में 10 यूनिट खराब हो गई, तो आप क्या करते? तो आप पहले तो 10 यूनिट की परचेज कॉस्ट निकालते इस तरह से, यस सर। फिर आप 10 यूनिट में कंसाइनर का खर्चा जोड़ते, यस। लेकिन कंसाइनी वाला नहीं जोड़ते। ठीक है? यस सर। चलो अब एक बात और क्लियर करता हूं, जो आपने इतना पूछ लिया तो एक बात और क्लियर करता हूं। मान लो सेम क्वेश्चन है, 10 यूनिट तो रास्ते में ही खराब हो गई थी, यस सर। मतलब कंसाइनी के पास कितनी पहुंची थी? 990, नो सॉरी 90। 90। अब बात ये आती है कि लास्ट में 10 यूनिट बच गई कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक, यस सर। और अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो आप 10 यूनिट के लिए परचेज कॉस्ट तो ऐसे ही निकालेंगे, यस सर। प्रोपोर्शनेट खर्चा भी ऐसे निकालेंगे कंसाइनर का। यस सर। कंसाइनी का खर्चा कैसे निकालेंगे? सर वो कंसाइनी 90, के यहाँ पे 100 यूनिट पे नहीं लगाइए, कितने पे 90 लगा यूनिट्स, है? 90 यूनिट्स। 90 पे, तो ये 90 पे निकाला जाएगा। समझ गए? यस सर। बस इतनी सी बात थी। ये आपका फाइनली कंसाइनमेंट है, इससे ज्यादा कंसाइनमेंट में कुछ भी नहीं होता। ठीक है? यस सर। चलिए, तो जो आपका तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की चीज नहीं है। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेटा? जॉइंट वेंचर सेम एज पार्टनरशिप होता है। पहली चीज तो जॉइंट वेंचर वैसा ही होता है जैसी पार्टनरशिप। डन? यस सर। अब फर्क क्या है? पार्टनरशिप का टाइम लिमिट अनलिमिटेड होता है, उसपे कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया होता है, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस की तरह। जैसे एक आदमी अकेला बिजनेस करता है तो वो हमेशा के लिए करता है, मान के चलते हैं बिजनेस गोइंग कंसर्न है, वैसे ही 2 लोग मिलके कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप कह देते हैं, और ये मान के चलते हैं कि वो गोइंग कंसर्न। लेकिन जॉइंट वेंचर किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। डन? यस सर।
पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं उन्हें पार्टनर कहते हैं, जॉइंट वेंचर में जो लोग होते हैं उन्हें को वेंचर कहते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप का एक्ट लगता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, इसमें ऐसा कुछ भी करना जरूरी नहीं है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो जॉइंट वेंचर में लोग अपने अपने जो को वेंचर होते हैं वो अपने एक रेशियो, जो भी उनका डिसाइडेड रेशियो है उस रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट लेते हैं, डिसाइडेड नहीं हो तो बराबर में अपना प्रॉफिट बांट के अपने घर ले जाते हैं। ओके, जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग करने के 3 मेथड है, वो आपसे पूछ सकता है कितने मेथड से जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग हो सकती है, तो 3 मेथड से जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग हो सकती है। मेथड नंबर 1, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मतलब 2 लोग हैं, मान लो को वेंचर, एक है साहब विकसित, एक है अपने मुदित। तो विकसित और मुदित ने मिलकर जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। अब विकसित का अपना काम भी है, मुदित का अपना काम भी है, तो वो कहते हैं कि अपने अपने घर पे अपने अपने काम चल रहे हैं, आप जॉइंट वेंचर के सारे अकाउंट्स अलग से मेंटेन करो। ठीक है साहब, मतलब पुराने बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। अब बात हो सर इसमें मेंटेन करने के लिए कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, तो मैंने कहा कि भाई एक तो अकाउंट बनाना पड़ेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में जॉइंट वेंचर के सारे खर्चे लिखे जाते हैं, P&L अकाउंट की तरह होता है, सारी इनकम लिखी जाती है और उसका जो बैलेंस बचता है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। डन? यस सर। तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब हम कहते हैं साहब वो अकाउंट बनाने के बाद में अब पैसा कौन रखेगा भाई, तो इसलिए कहते हैं कि एक बैंक अकाउंट खुलवा लो। अब बैंक अकाउंट किसके नाम से खुलवाया जाए, विकसित के नाम से खुलवा ले तो मुदित कहेगा मैं क्या करूंगा, मुझे तो विकसित से मांगना पड़ेगा। मुदित के नाम से खुलवा ले तो विकसित कहेगा साहब मैं हर बार मुदित से मांगने जाऊं क्या, तो बोले दोनों के नाम से खुलवा लो। अब दोनों के नाम से खुलवा लो तो इसे कहते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। तो एक अकाउंट तो खोला जाएगा जॉइंट वेंचर, एक अकाउंट खोला जाएगा जॉइंट बैंक, जिसमें जो भी पैसा आता है जो भी पैसा जाता है वो जॉइंट बैंक में लिख दिया जाएगा। और 2 जनों के अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक मुदित का अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक विकसित का अकाउंट खोलना पड़ेगा। चारों के अकाउंट खोल लो और आपका काम हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को पूरा करोगे तो सबसे पहले कौन से अकाउंट को बंद करोगे, क्वेश्चन पूरा करने के बाद सबसे पहले कौन से अकाउंट को क्लोज करते हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसका जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में मुदित का हिस्सा मुदित के अकाउंट में, विकसित का हिस्सा विकसित के अकाउंट में लिख दिया जाता है। लिखने के बाद जो भी फाइनल उनका बैलेंस आता है वो उन्हें बैंक से ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरा मुदित का अकाउंट क्लोज हो जाता है और विकसित का अकाउंट क्लोज हो जाता है। और उन दोनों का क्लोज होने के बाद जब आप बैंक अकाउंट देखोगे तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता है मतलब आपने क्वेश्चन को करने में कोई गलती की। डन? यस सर। ठीक है सर। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 है कि साहब जब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखते, मैं कहता हूं यार अपना छोटा सा तो बिजनेस है, उस छोटे से बिजनेस में एक अलग से अकाउंटेंट रखो, एक अकाउंटेंट तेरे घर पे बैठा है, एक अकाउंटेंट मेरे घर पे बैठा है और एक उस जॉइंट वेंचर के अलग से लिए रखे, उसके लिए सारे बुक्स अलग से लाए, सारे अकाउंट्स मेंटेन करे, क्या जरूरत है, तू तेरे अकाउंटेंट को कह दे, मैं अपने अकाउंटेंट को कह देता हूं कि साहब जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स मेंटेन करो। अब प्रॉब्लम यह आती है कि क्या वो केवल तुम्हारे ट्रांजैक्शन लिखेगा, तुम्हारा अकाउंटेंट, या मेरा अकाउंटेंट केवल मेरा लिखेगा, तो बोले नहीं, मेरा अकाउंटेंट मेरे भी लिखेगा तुम्हारे भी लिखेगा, तुम्हारा अकाउंटेंट तुम्हारे भी लिखेगा और मेरे भी लिखेगा। डन? यस सर। तो हमने कहा मेथड नंबर 2, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अगर कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखा जाता है तो दोनों कोवेंचर के यहाँ पे सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, मतलब सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। सर कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, मैंने कहा मेरा अकाउंटेंट जब सारे अकाउंट बनाएगा तो वो क्या निकालना चाहता है, वो प्रॉफिट निकालना चाहता है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालने के लिए वो कौन सा अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, मतलब मेरे यहाँ भी जॉइंट वेंचर बनेगा और तुम्हारे यहाँ भी जॉइंट वेंचर बनेगा। तुम्हारा अकाउंटेंट भी प्रॉफिट निकालना चाहता है। फिर उस प्रॉफिट को निकालने के बाद या तो मुझे तुमसे पैसे लेने रहेंगे या मुझे तुम्हें पैसे देने रहेंगे।
तो ये पता कैसे चलेगा जब मैं अपने यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट बनाऊं। तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तुम अपने यहाँ पे मेरा अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहली बात मेथड नंबर 2, कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखी जाती, और अगर कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखी जाती तो हर को-वेंचर अपने यहाँ पे एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और एक दूसरे को-वेंचर का अकाउंट बनाएगा। डन? यस सर। मेथड नंबर 3, दोबारा वही बात, नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, लेकिन अपन ने दोनों ने दोबारा बैठ के बात की यार तेरे अकाउंटेंट को भी डबल टाइम लगता है, मेरे अकाउंटेंट को भी डबल टाइम लगता है, डबल खर्चा आता है, ऐसा क्यों करें। तो मैंने कहा चल एक काम करते हैं, तू अपने अकाउंटेंट को कह दे वो केवल तेरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले, मैं अपने अकाउंटेंट को कह दूंगा कि वो केवल मेरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ले, तो डबल टाइम नहीं लगेगा। बोले लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉफिट का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो केवल तुम्हारे ट्रांजैक्शन होंगे, मेरे पास केवल मेरे ट्रांजैक्शन होंगे। तो मैंने कहा जब साल पूरा हो जाएगा तो अपन अपने दोनों के अकाउंट लेके बैठ जाएंगे और उसके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन कर लेंगे। कौन सा अकाउंट कहलाता है वो? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एक रफ अकाउंट होता है जो केवल प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। डन? यस सर। ठीक है, तो अब उस अकाउंट में केवल प्रॉफिट निकाला जाता है, तो इसका मतलब वो तो रफ अकाउंट है। तो मेरे यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? मेरे यहाँ पे बनेगा जॉइंट वेंचर विद मुदित। मुदित के यहाँ पे क्या बनेगा? जॉइंट वेंचर विद विकसित। अब उसमें कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? उसमें मुदित अपने ट्रांजैक्शन लिखेगा और उसने विकसित के साथ कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन किया है तो वो लिखा जाएगा। मैं जॉइंट वेंचर विद मुदित में कौन से ट्रांजैक्शन लिखूंगा? अपने ट्रांजैक्शन लिखूंगा, और मैंने मुदित से कोई ट्रांजैक्शन किया मतलब मुदित को पैसा लिया है या दिया है तो वो लिखा जाएगा। डन? यस सर। बस जॉइंट वेंचर की बात केवल इतनी सी ही होती है। तो ये आपका था अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अब अपन आते हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा सबसे पहले तो बात यह है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम कहते हैं कि हमारा एक बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में हम पैसा जमा कराते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग, अब उसके लिए बैंक भी बुक मेंटेन करता है और उसके लिए हम भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मतलब बैंक को भी पता होता है कितने पैसे और हमें भी पता होता है कितने पैसे, और दोनों के हिसाब से पैसा बराबर ही होना चाहिए। सही बात है? यस सर। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि साहब कई बार थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है। मैंने आज बैंक में एक चेक लगाया, चेक जमा करा दिया, तो मैं तो सोचता हूं मेरा पैसा बढ़ गया। अब वो पैसा बैंक में तब बढ़ेगा जब दूसरे बैंक से बैंक में पैसा आएगा। मैंने आज किसी को चेक दे दिया तो मेरे लिए तो आज ही बैंक में पैसा कम हो गया, लेकिन मेरे बैंक में से तब कम होगा जब वो आदमी बैंक में जाके पैसा निकाल के ले जाएगा, वरना तब तक बैंक में ही पड़ा रहेगा पैसा। तो बात ये है कि कुछ अकाउंट में टाइमिंग डिफरेंस होता है। उस टाइमिंग डिफरेंस, तो हमारा काम क्या है? हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि दोनों का बैलेंस बराबर रहे। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो उसमें आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप कहां चले जाओगे? बैलेंस एट पासबुक। अगर आपने स्टार्ट कर दिया बैलेंस एज पर पासबुक से, तो आपको कहां पे जाना है? आपको जाना है बैलेंस एज पर कैश। तो मतलब दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। जो बैलेंस आपको दे रखा हो उससे आपको स्टार्ट करना है, और अगर आपको दोनों ही दे रखे हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दे रखे होते हैं वो तो बहुत अच्छा होता है। आपके एग्जाम में दोनों वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपसे उसका प्लस माइनस पूछना है या फिर आपसे उसकी अमाउंट पूछेगा। तो आपके एग्जाम में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आएगा कि इस ट्रांजैक्शन को प्लस करना है या इस ट्रांजैक्शन को माइनस करना है। अब उस प्लस और माइनस का पता लगाना बहुत इजी है। कैसे इजी है?
बोले आपको एक ट्रांजेक्शन दिया, तो आपको उस ट्रांजेक्शन में क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से, मान लो ये पासबुक है और ये कैश बुक है, ये दोनों मेरे हिसाब से बराबर होनी चाहिए। अब जो आपको ट्रांजेक्शन दी है, उस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको पता चला आपकी पासबुक में बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? कैश बुक को पासबुक की तरफ ले जाएंगे। या तो आप कैश बुक में प्लस कर दीजिए, वापस बराबर हो जाएगा, या आप पासबुक में से माइनस कर दीजिए, दोबारा बराबर हो जाएगा। सर अब बात ये हम कौन सी में प्लस करें, कौन सी में माइनस करें? तो बेटा जिसका बैलेंस आपको दिया हुआ है, अगर आपको बोल रखा है पासबुक का बैलेंस, तो आप कैश बुक की पासबुक तरफ। में आप देखेंगे कि पासबुक ज्यादा है तो माइनस कर दो, पासबुक में कम है तो प्लस कर दो। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक कम हुई है या ज्यादा हुई है। अगर ज्यादा हुई है तो कम कर दो, कम हुई है तो ज्यादा कर दो। ज्यादा करने के लिए प्लस करोगे, कम करने के लिए माइनस करोगे। समझ गए? यस सर। अब एक और बात आती है, सर जो हमें बैलेंस दे रखा है वो माइनस में दे रखा है, तो बेटा माइनस में माइनस करोगे तो क्या होगा? प्लस। प्लस। प्लस में माइनस करोगे तो माइनस। माइनस में प्लस करोगे तो माइनस। माइनस। तो बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अगर माइनस में माइनस करोगे तो उसे प्लस लिखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? लेकिन वो यस सर। केवल तभी जब आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा हो, क्योंकि आपसे बेटा अगर पूरा क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती। देखो मान लो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये बैलेंस हमें दे रखा है माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी हम लिखेंगे उनको प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी होने वाले हम लिख देंगे, और फाइनली हमारा जो आंसर आना है वो माइनस में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में आएगा तो प्लस में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको केवल इतना सा कहूं, मेरा बैलेंस है माइनस और अब मुझे जो एक ट्रांजेक्शन करना है वो भी करना है माइनस, तो अब दोनों करने के बाद ये यहाँ पे मान लो था 100 रुपए माइनस, और अब मुझे इसमें से माइनस और करना है 50 रुपए, तो जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 150 माइनस माइनस। बैलेंस। अब वो कहता है आपने माइनस किया या प्लस किया? एक्चुअली वो कहता है कि आपने तो प्लस किया है, पहले 100 था 50 और जोड़ के आपने बता दिया 150। तो केवल जब ऐसा आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि भाई प्लस करें या माइनस, और वो आप कहते हो माइनस करना है, और ये भी कह रहे हो कि हमें तो माइनस में से माइनस करना है, तो भैया फिर माइनस में से माइनस मत बोलो, ये कह दो कि हम माइनस में और बढ़ा रहे हैं, मतलब माइनस में प्लस ऐड ठीक कर है, दें। तो ऐड कर देना, वो अपोजिट बताना है, केवल ये एक बात ध्यान रखनी है, बाकी तो मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रखा है पूरा चैप्टर। यस सर। इसके बाद आती है रेक्टिफिकेशन। ये ओपनिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है? जैसे आप ये कहते हो कि साहब पूरे साल में रेंट चुकाना था 1 लाख रुपए, मतलब सॉरी 10,000 रुपए महीने का रेंट था, आपने पूरे साल में 11 महीने का रेंट पे कर दिया, तो जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो आपने रेंट क्या लिखा होगा? टू रेंट 1,10,000। यस। अब 1 महीने का रेंट बाकी भी तो है, मैंने आपको कहा था कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट बनाते हो तो उसमें आप पूरे साल का अमाउंट लिखते हो, चाहे दिया है या नहीं दिया है। यस सर। तो इसका मतलब आप एक एंट्री करते हो, आप यहाँ पे ऐड कर देते हो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट यस। 10,000, और ये रेंट का अमाउंट कितना लिख देते हो आप? 1,20,000। 1,20,000। इसका मतलब आपने रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़ दिया। आपने एंट्री क्या की है? आपने पहली एंट्री की थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,10,000। अब आप एक एंट्री और कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप एक एंट्री कर रहे हो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्लोजिंग एंट्री।
फिर अगले साल जाके इसे दोबारा क्या कर दोगे, अगले साल जाके इसे दोबारा लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। ये लो साहब एडजस्ट हो गया, रेंट से रेंट क्लोज हो गया। अब अगले साल के रेंट में ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए जोड़ के लेने हैं आपको, क्योंकि 10,000 पिछले साल के भी तो लेने हैं। तो इसे बोलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, यस सर। फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब आपने जब अकाउंट्स बनाए तो उन अकाउंट्स को बनाते हुए जब आप एंट्री कर रहे थे, या जब आप लेजर अकाउंट बना रहे थे, या जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे थे, आपसे कोई गलती होगी। अब गलती हो जाएगी तो अकाउंट्स मैच नहीं होंगे। अब उस सबसे पहले आप मुझे बताइए वो गलती कब कब हो सकती है? बोले ये तो आपको जो गलती थी, या तो आप साल में शुरू में जब अकाउंट्स बना रहे थे उसी टाइम हो गई, मतलब जब जर्नल एंट्री करते वक्त गलती हो गई। ठीक है, यस सर। पूरे साल करते हो जर्नल एंट्री तो इसका मतलब पूरे साल में से वो एंट्री गलती कभी भी हो सकती है। यस सर। अब वो गलती पता कब चलेगी? तो या तो गलती होते ही पता चल जाए, मतलब 2, 5, 10 दिन बाद, महीने भर बाद पता चल गया। दूसरी बात, आपको उस दिन पता नहीं चला, लेकिन आपको जब पता चला जब आप पूरे साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बना रहे थे और फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे, तब आपको पता चल गया, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हुए पता चल गया। कोई कहता है सर वो ऐसी गलती थी जो वो तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आई। अब ट्रायल बैलेंस में नहीं आई तो हमें पता नहीं चला, तो हमने तो फाइनल अकाउंट बना दिए। अगले साल में जाके पता चला कि हमने पिछले साल में कोई गलती कर रखी। इसका मतलब गलती का पता 3 टाइम चल सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, मतलब साल के बीच में पता चला। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस बनाया लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, मतलब ट्रायल बैलेंस तो बना लिया लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना। और फाइनल अकाउंट बनने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के बाद मतलब अगले साल में गलती का पता चल रहा है। ओके, यस सर। अब जब गलती का पता अगले साल में चल रहा है तो उस गलती को सही करने के, मतलब गलती 2 तरह की हो सकती है। गलती 2 तरह की कौन कौन सी हो सकती है? एक तो सिंगल साइडेड एरर, मतलब केवल एक अकाउंट में गलती, डेबिट में है या क्रेडिट में, या फिर 2 अकाउंट में गलती, मतलब डेबिट में भी गलती है क्रेडिट में भी गलती है। तो अगर आपको गलती का पता चल गया, वो भी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, मतलब ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना, इसका मतलब वो और सिंगल साइडेड एरर, तो वो गलती इसका मतलब कहां है? केवल एक अकाउंट में। क्लियर? यस सर। अब आप मुझे सही कैसे करेंगे? क्या एक अकाउंट की जर्नल एंट्री बनाई जा सकती है क्या? नो सर। नहीं। इसका मतलब आपको उस अकाउंट में जाके उसे क्या करके आना पड़ेगा? सही करके आना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टू रेक्टिफिकेशन इन एरर या बाय रेक्टिफिकेशन इन एरर, और जितने अमाउंट से आपको गलती सही करनी है कर देंगे। डन? यस सर। अगर वो एंट्री डबल साइडेड है, मतलब वो गलती डेबिट में भी है और वो गलती क्रेडिट में भी है, तब क्या करेंगे? जर्नल एंट्री कर देंगे और वो एंट्री क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है? यस सर। अब बात आती है, मान लो आपको गलती का पता चला ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में, तो एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस में अगर गलती होती तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होता? नो सर। नहीं होता। लेकिन क्या हम ट्रायल बैलेंस को उस टाइम मैच कर देते हैं या नहीं कर देते? कर देते। यस सर, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा? सस्पेंस अकाउंट लिख के मैच कर देते। इसका मतलब जो गलती थी उस गलती की जगह हमने एक अकाउंट लिख दिया सस्पेंस। डन? यस सर। अब मान लो वो गलती सिंगल साइडेड है, तो जो गलती है उसको ना डेबिट कर दोगे या क्रेडिट कर दोगे? उसकी जगह दूसरा अकाउंट कौन सा काम में लोगे? हेलो, यस सर, एक बार रिपीट करना सर, वापस क्या बोल? देखो मैंने कहा मान लो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में आपको गलती का पता चला, तो आपकी गलती है सिंगल साइडेड गलती, तो
तो जिस अकाउंट में गलती है वो तो आपने लिख दिया, क्या उसके अपोजिट लिखने के लिए आपके पास कोई अकाउंट अवेलेबल है क्या? सस्पेंस अकाउंट से। सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अब तो हमने उसके अपोजिट लिखने के लिए एक अकाउंट ओपन कर लिया, सस्पेंस। यस सर। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर सिंगल साइडेड एंट्री होती है तो भी उसमें क्या बनाई जाती है, जर्नल एंट्री की जाती है, और दूसरे अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट काम में लिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट। डबल साइडेड एरर होती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या हो जाएगी, हमेशा जर्नल एंट्री कर दी जाएगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। अब पता बोलते हैं गलती का पता चला अगले साल, अगले साल मतलब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में। तो जो दूसरा मेथड है और जो तीसरा मेथड है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर उस रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री में कोई भी ऐसा आइटम आ रहा है जो या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हो या P&L अकाउंट में दिखाते हो, जैसे उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में रेंट आ रहा है, तो आप रेंट की जगह रेंट नहीं लिखोगे, रेंट की जगह क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, यस सर। क्यों लिखते हैं P&L एडजस्टमेंट? क्योंकि ट्रेडिंग और P&L में हमने जितने भी आइटम दिखाए होते हैं उन सबका बैलेंस हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होता है, तो इसलिए उन सब की जगह हम कौन सा अकाउंट लिख देते हैं, P&L अकाउंट। यस ओके, सर। बस इतनी बात डेप्रिसिएशन की, सॉरी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के बाद आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपके लिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू में जो कमी होती है उस कमी को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। क्या डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस होता है या नॉन कैश एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस होता है, आपको किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली जनरली कितने मेथड से लगाया जाता है? WDV SLM। एसएलएम मेथड बहुत सारे होते हैं बट दो स्पेसिफिक मेथड है, एक WDV मेथड, एक एसएलएम मेथड। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें असेट की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती? WDV। WDV। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें असेट की वैल्यू पे हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? SLM। एसएलएम, उसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। एसएलएम में डेप्रिसिएशन लगाने का फॉर्मूला क्या है? क्या? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। यस। और WDV में क्या करते हो, हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हो। जैसे पहले 100 रुपए पे 10% लगाया 90, तो अगली बार 90 पे 10% लगाओगे 90। ठीक है, यस सर। ओके। तो डेप्रिसिएशन के बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं, उस पे ही बेस आपको काम करना है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, एक बार दोबारा क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। डन सर रेक्टिफिकेशन एरर में सर ये एरर ऑफ ओमिशन वगैरह इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, एरर ऑफ ओमिशन, इनमें क्वेश्चन देखो सारी गलतियां होती है वो किसी ना किसी टाइप की होती है। ठीक है, यस। अब टाइप कौन कौन से होते हैं? तो बोले गलतियों के 4 टाइप स्पेसिफिकली हो सकते हैं। 4 टाइप कौन कौन से? या तो वो गलती हो सकती है, सबसे पहली गलती समझो, तुम एंट्री करना ही भूल गए, मतलब तुमने एंट्री नहीं की, तुमने माल खरीदा लेकिन कहीं लिखा ही नहीं, तो वो कौन सी गलती कहलाती है? ओमिशन। अब क्या करोगे, एक बात बताओ, एंट्री की नहीं तो वो सिंगल साइडेड गलती है, डबल साइडेड गलती है? डबल साइड गलती। डबल साइडेड। अब सही करने के लिए क्या करोगे, अब कर दो भाई। जनरल एंट्री। ठीक है, तो ये तो होती है भूल की गलती, मतलब जब आपने एंट्री की नहीं। दूसरा, एरर ऑफ पार्टली ओमिशन। कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? आपने कोई आइटम गलत लिख दिया, कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, डबल लिख दिया, गलत खाते में लिख दिया, राम का ट्रांजैक्शन था श्याम में लिख दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। ये सारी गलतियां कौन सी कहलाती हैं?
एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन ये सिंगल साइडेड भी हो सकती है, डबल साइडेड भी हो सकती है। तो सिंगल और डबल के लिए जो रूल बताए थे वही रूल यहाँ लगेंगे। बस तरीका क्या हो गया, उसे गलती कौन सी बोलते हैं, कमीशन की गलती। यस ठीक है। तीसरी गलती वो बहुत बार Error. काम आती है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसका पूछा जाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की एरर का मतलब, प्रिंसिपल की एरर का मतलब हमारे रूल बने हुए हैं बेटा, जब भी हम कोई असेट खरीदते हैं तो हम खर्चा नहीं मानते, उसे असेट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यस सर। लेकिन आपने तो असेट अकाउंट को डेबिट नहीं किया, आपने तो उसे खर्चे में लिख दिया। तो आपने क्या गलती की है, क्या आपके डेबिट और क्रेडिट में गलती है क्या? नो सर, एरर एरर ऑफ ट्रायल। प्रिंसिपल। जैसे मैंने एक मशीन खरीदी तो मुझे एंट्री करनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यस 100 रुपए की खरीदी मान लो। अब मैंने इसे गलती से लिख दिया रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज का मतलब तो सामान खरीदना होता है। तो ये कौन सी गलती है? देखो गलत अकाउंट तो यहां भी है, लेकिन गलत अकाउंट किसकी वजह से है? गलत अकाउंट है प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि हमारा रूल बना हुआ है, हमने हमारे रूल को तोड़ा है। डन? यस सर। तो ये कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर ये उसके ट्रायल बाद बैलेंस अफेक्ट नहीं करता? ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करती। ट्रायल बैलेंस को केवल कौन सी गलती अफेक्ट करती है? कमीशन की। ओके सर। कमीशन के अलावा कोई सी भी गलती ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। ना तो ओमिशन, भाई लिखा ही नहीं है तो ना डेबिट में लिखा है ना क्रेडिट में लिखा है। प्रिंसिपल, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट में दोनों में लिखा है। यस सर। चौथे तरह की जो एंट्री होती है वो होती है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है? आपने पहले डेबिट में गलती की 100 रुपए की, फिर कोई दूसरे ट्रांजैक्शन में क्रेडिट में गलती कर दी 100 रुपए की। अब ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। यस सर। तो इसे बोलते हैं आपकी एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया, नलिफाइड। हाँ नलिफाइड कर दिया। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस में तो फर्क नहीं पड़ा, यस सर। लेकिन गलती तो है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस को केवल एरर ऑफ कमीशन अफेक्ट करता है, बाकी कोई सा भी नहीं करता। ओके। और कोई पूछ ले कि एरर कितने तरीके की हो सकती है, तो 4 टाइप हो सकते हैं, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कंपेंसेटिंग। यस सर। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए कितने टाइप हो सकते हैं? रेक्टिफिकेशन करने के लिए 2 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? सिंगल साइडेड और डबल साइड। डबल साइडेड। रेक्टिफिकेशन कब कब किया जा सकता है? 3 टाइम पे किया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल ट्रायल बैलेंस बैलेंस के बाद, फाइनल अकाउंट से पहले और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। क्लियर? यस सर। डेप्रिसिएशन हम देख चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम वाला आप जनरल एंट्री कैसे कैसे करते हो, क्या क्या एंट्रियां होती है? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक क्या होती है? कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो अपन पूरे दिन करते रहते हैं, जैसे कैश के ट्रांजैक्शन, माल खरीदा बेचा, कैश में पैसा पूरे दिन आता जाता रहता है। तो आप कहते हो हर अकाउंट के नीचे राम को पैसा दिया तो लिखना पड़ता है राम अकाउंट डेबिट टू कैश, श्याम को दिया तो लिखना पड़ता है टू कैश टू कैश टू कैश। में दिन में 100 बार लिखता हूं, तो ऐसा क्यों करूं? जिन जिन लोगों को पैसा देता जा रहा हूं, मैं लिखता जाऊंगा राम, मैं लिखता जाऊंगा श्याम, मैं लिखता जाऊंगा मोहन, और सबके लास्ट में एक साथ लिख दूंगा टू कैश। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नो सर, एक कैश अकाउंट होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब अगर अपन को अपने काम को सिंप्लीफाइड करना है तो हम ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा सीधा सीधा तो नहीं कर सकते, आप जनरल एंट्री में तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, अपने यहाँ पे एक बुक रख लो। कौन सी बुक रख लो? कैश बुक। उस कैश बुक में आप क्या करना, कैश बुक में लिखते जाना राम, आप उसमें लिख दो ना राम, आप उसमें लिख दो मोहन, आप उसमें लिख दो। अब ऑटोमेटिकली हम समझ गए कि इन सबके नीचे क्या लिखा हुआ है? टू कैश। समझ गए मेरी बात? यस सर। इसी तरह
उधार माल खरीदते हैं तो उसे कौन सी बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं परचेज बुक। उधार माल बेचते हैं तो उसे कौन सी बुक बेच देते हैं, बोल सेल देते हैं सेल बुक। बिल्स रिसीवेबल आता है तो बीआर बुक, बिल्स पेबल जाता है तो बिल्स पेबल बुक, तो इनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, यस सर। ट्रायल बैलेंस आपको पता ही है क्या होता है, सारे अकाउंट्स का बैलेंस लिख के और मैथमेटिकल सॉरी एरिथमेटिकल एरर को निकालने के लिए बनाया जाता है कि क्या डेबिट और क्रेडिट में सही अमाउंट गया है। ठीक है, यस सर। उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन वो होते हैं जो असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, मतलब जिन ट्रांजेक्शन का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, वो हमारे लिए कैपिटल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हम कहते हैं सारी असेट और लायबिलिटी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैपिटल ट्रांजेक्शन। डन। यस सर। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के ट्रांजेक्शन इस साल के अंदर खत्म हो जाएंगे, जिनको साल के एंड में खत्म कर दिया जाता है। अब कैसे पता चलेगा सर ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है, तो मैंने कहा कोई भी एसेट परचेज करना, एसेट को बेचना, ये सारे कौन से ट्रांजेक्शन है, कैपिटल ट्रांजेक्शन। एक बात और बताओ सर, कैसे पता चलेगा ये एसेट कैपिटल एसेट है, कौन सा, कई खर्चे भी कैपिटल खर्चे हो सकते हैं, कैसे? मैं कहता हूं कि साहब मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में, कैपिटल ट्रांजेक्शन या रेवेन्यू ट्रांजेक्शन? कैपिटल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, वेरी गुड। वो मशीन पे मैं हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 2-3 साल हो गए, फिर उस मशीन में एक रिपेयरिंग का काम आ गया थोड़ा सा, तो मैंने उस पर 10,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ वो 10,000 रुपए रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है कैपिटल है? रेवेन्यू। रेवेन्यू है। क्यों? क्या वो 10,000 रुपए खर्च करने के बाद वो मशीन जैसी नई आई थी उससे भी बढ़िया हो जाएगी क्या? नो सर। नहीं, वो केवल कि वो सही से चलती रहे इसलिए वो खर्चा किया। यस सर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी, उस फोटोकॉपी मशीन में एक रोलर लगा हुआ था जिसकी वजह से हर 1 घंटे में 100 प्रिंट आउट निकलते थे। ठीक है, धीरे धीरे वो रोलर क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। ठीक है, अब जब वो रोलर थोड़ा सा खराब होने लगा तो मैंने उस रोलर को चेंज करा लिया, रिपेयर करा लिया, अब वापस 100 प्रिंट आउट निकलने लग गए। तो उस रोलर को चेंज कराने पे जो पैसा लगा वो रेवेन्यू खर्चा है या कैपिटल खर्चा? कैपिटल खर्चा। मतलब वो बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अपनी मशीन ऐसी है कि जिसमें एक रोलर एक्स्ट्रा और जगह दी हुई है, मैंने एक रोलर एक्स्ट्रा और लगवा लिया, अब उसमें 150 प्रिंट आउट निकलने लग गए, तो वो एक्स्ट्रा रोलर लगाने का जो खर्चा है वो रेवेन्यू खर्चा है या कैपिटल खर्चा? रेवेन्यू। कैपिटल खर्चा। क्यों? उस खर्चे की वजह से आपकी कैपेसिटी ओरिजिनल से भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ओके सर। आप जब नई मशीन खरीद के लाए थे तो 100 प्रिंट आउट निकलने वाली लाए थे, एक्स्ट्रा रोलर लगाने की वजह से 150 प्रिंट आउट वाली होगी, तो क्या उस मशीन की वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? यस। तो अगर कोई ऐसी चीज, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपकी असेट की ओरिजिनल एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो कौन सा खर्चा होता है? वो रेवेन्यू नहीं होता है, वो कैपिटल। कैपिटल। और केवल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कौन सा खर्चा होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। बस इतनी सी बात करनी है, कैपिटल और रेवेन्यू। उसके बाद कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में तुम्हें और कुछ नहीं करना, अगर तुमने वो 3 क्लासें अच्छे से पढ़ रखी है एमसीक्यू वाली, तो उससे ज्यादा तुम्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने की जरूरत। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दो। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ? डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब होता ही नहीं है बेटा, ये पहले होता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, अब वो कहते हैं या तो कैपिटल मानो या रेवेन्यू मानो। तो आपका अगर उस पर कैपिटल वाला रूल मानो, और अगर कैपिटल वाला रूल नहीं लगता है तो रेवेन्यू मानो। ऐसा क्यों होता है देखो मैं बताता हूं। पहले मान लो आज के मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, तो जैसे कोई बड़ा सा प्रोडक्ट आया, मान लो किसी
आपने नाम सुना है निरमा साबुन आती है, Yes, sir. Yes, sir. आपने उसका आज भी उसका वो पुराना वाला ऐड कई बार सुनते तो ऐसा लगता है निरमा 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 सफेदी सुनते हैं ना। तो सोचो जब उस कंपनी ने वो ऐड किया होगा पहली बार तो उसका फायदा उसे 4-5 सालों तक मिला होगा। Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है 10 सालों तक मिला हो, लेकिन आजकल जो ऐड आते हैं वो तो हम थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। 15-20 दिन, महीने 2 महीने होते ही नया एडवर्टीजमेंट आ जाता है ना। Yes, sir. तो वो कहते हैं कि पहले ये जो खर्चे किए जाते थे जब कंपनियां कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती थी तो उसमें बहुत बड़ा सा खर्चा करती थी और उस बड़े से स्टार को बुलाया जाता था, बहुत बड़ा सा इवेंट किया जाता था, तो उसका फायदा उन्हें 3-4-5 साल के लिए मिलता था। तो वो कहते थे कि वो है तो खर्चा ही, लेकिन उसको हम 3 सालों में बांटेंगे धीरे धीरे, तो वो कहते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वो कहते हैं अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो भैया आप बड़ा खर्चा भी करोगे तो 1 साल में तो लोग उसे भूल भी जाएंगे, तो अब तो वो रेवेन्यू खर्चा ही होता है, वो डेफर्ड रेवेन्यू होता ही नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको डेफर्ड रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो अगर उस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो कि इसका बेनिफिट आपको 2 या 3 सालों तक मिलेगा तो उस खर्चे को आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. मतलब है तो वो खर्चा ही, लेकिन उसका फायदा 1 से 2-3 साल तक मिलने वाला है, तो आप उसे डेफर्ड रेवेन्यू बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं क्योंकि अब उसे हटा दिया गया। क्लियर? Yes, sir. तो ये जो पॉइंट 1.1 से लेके 1.7 तक है ना, इसमें प्रैक्टिकल वाले तो जैसे मैंने तुम्हें एक थ्योरी बताई थी, एकदम जो थ्योरी वाली चीजें हैं वो उन 3 बिट क्वेश्चन वाले के बाहर कुछ नहीं आएगा। डन? Yes, sir. ओके, अब बात आती है बेटा कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग क्या होती है? तो बेसिकली जो कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग का जो मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें तो हम उसमें कर चुके हैं जो हमारे बिट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। बात ये आती है कि कॉस्टिंग होती क्या है। कॉस्टिंग का मतलब जिससे हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगता है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगने के लिए आप क्या बनाते हो? Cost sheet. कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले कॉस्ट शीट में आते हैं डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे कितने होते हैं? डायरेक्ट खर्चे 3 हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? Prime cost. इन तीनों को मिला के बन जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद अब ये तीनों चीजें आ गई, तो अगर किसी के पास ये तीनों चीजें तो वो माल बनाना स्टार्ट कर देगा, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। Yes, sir. प्रोडक्शन कहां करेगा? फैक्ट्री में। तो इसके बाद जो खर्चे आएंगे वो कौन से आएंगे? उन्हें बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तीनों का मतलब एक ही है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दो, तो वो जोड़ देते हैं। उसमें वो वाले खर्चे आते हैं जो फैक्ट्री में लगते हैं। अब ये जो आइटम आ जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फैक्ट्री में एंड में कुछ आधा बना हुआ माल भी हो सकता है, और उस आधे बने हुए माल को क्या बोलते हैं? Work in progress. वर्क इन प्रोग्रेस। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP को जोड़ दोगे और क्लोजिंग WIP को माइनस Less कर कर दोगे, देंगे। तो क्या आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री का काम हो गया, मतलब माल बन के तैयार हो गया। तो माल बन के तैयार होने के बाद कहाँ आएगा? दुकान में आ जाएगा बिकने के लिए या ऑफिस में आ जाएगा। तो उस ऑफिस के खर्चे, तो उसे ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, उसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी बोल सकते हैं, बेचने की व्यवस्था करने के ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो उनको जोड़ देते हैं, तो उनको जोड़ने के बाद आपका माल एकदम पूरा काम हो गया, तो उसे बोल दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब Yes, sir. कुछ माल हो सकता है पहले का बना हुआ पड़ा हो और कुछ माल अब बन के आ गया। क्या सारा का सारा बिक जाएगा? ये जरूरी है क्या? No, sir. नहीं। तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग Closing. फिनिश्ड गुड्स। तो उसके बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा? Cost of goods sold.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब माल बिकने, जो बेचे गए माल की लागत आ जाएगी, उसमें माल को बेचने के खर्चे, कौन से खर्चे होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बेचने पे कोई कमीशन दे रहे हो, उस माल की डिलीवरी करवा रहे हो, तो वो जोड़ दोगे। वो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स। और उसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। ठीक है। यस अब इसमें आपको देखने वाली बातें क्या है? एक तो मुझे ये बताओ, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड जो फैक्टर्स जो लगती है। वेरिएबल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। हाँ, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन चाहे कम करो, चाहे ज्यादा करो, चाहे ना करो, फिक्स कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। दूसरी बात, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, मतलब प्रोडक्शन कम करोगे तो कम होएगी, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा होगी। मतलब वो एग्जैक्ट प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। जैसे 1 यूनिट पे 5 रुपए लग रहे हैं तो 2 यूनिट पे 10 लगेंगे, 3 पे 15 लगेंगे, 4 पे 20 लगेंगे, तब वो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। यस। सेमी वेरिएबल कौन सी होती है? मिक्स, थोड़े समय तक फिक्स रहती, फिर बाद में थोड़े वेरिएबल। समय तक फिक्स रहती है, मतलब जिसका एक अमाउंट तो फिक्स है, उससे ज्यादा लेवल पे जाने के बाद वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसमें एक हिस्सा फिक्स्ड होता है, उसके बाद वेरिएबल होता है। एक और बताओ, संक कॉस्ट कौन सी होती है? जो पास्ट में लग गई कॉस्ट। जो पास्ट में लगती है, मतलब अब आप अगर डिसीजन लोगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो लग चुकी है साहब। अब आप उस काम को करो तो भी लग चुकी है, अब उस काम को नहीं करो तो भी लग चुकी है। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बेचना था मार्केट में, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैंने सोचा कि इसका प्रोडक्शन करे या नहीं करें, तो मैंने एक मार्केट में सर्वे कराया। सर्वे कराने पे मेरे 50,000 रुपए लगे। अब भैया मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो 50 तो लग गए ना। यस सर। तो उस 50,000 कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? वो 50 Sunk कॉस्ट कहलाएगी sunk cost। अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये कौन सा एनालिसिस कहलाता है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट? तो इसे कहते हैं बिहेवियर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो बस इतनी बात है। इसके बाद में अगर तुम्हें पढ़ते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कल सुबह तक देखो, कल सुबह तक पढ़ते रहो। तुम्हें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे किसी भी टाइम फोन करके पूछ लेना। मेरा नंबर ये वाला डायल करोगे 7878182223। ये तो पहली बात होगी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। दूसरी बात, कल सुबह जब पेपर स्टार्ट हो, वैसे तो तुम सबने मॉडल टेस्ट दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही देना है जैसे मॉडल टेस्ट दिया था, चालू किया था। ठीक है ना। अब बात ये, मान लो सुबह अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हारा पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा हो और कुछ नहीं हो रहा हो, तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता देना, मैं उस टाइम अवेलेबल मिलूंगा। ठीक है। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर बिल्डिंग परचेज ऑन लीज, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? बिल्डिंग परचेज ऑन लीज, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप ये पूछना चाहते हो? डेबिट। सर बेटा एक चीज और बताओ। हाँ, बुक में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यस ये। सर। बुक में अब आपकी एग्जाम में जब आएगा ना, तो देखो अगर डेफर्ड रेवेन्यू ऑप्शन में आए ना, तब तो डेफर्ड रेवेन्यू ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि लीज पे जब लेते हैं तो इसका मतलब हम एग्जैक्टली परचेज नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। और अगर बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, डेफर्ड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? क्लियर? यस सर। एक चीज और सुन लो मेरी, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए ऑपरेटिंग लीज, मतलब लीज को और ज्यादा डिफाइन कर दे, ऑपरेटिंग लीज, तो भी उसे क्या लिखोगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए फाइनेंस लीज, समझे मेरी बात? क्या लिखा हुआ आ जाए, फाइनेंस लीज। तब आप उसे क्या लिखोगे?
कैपिटल आएगा नहीं, इतना डिटेल में वो नहीं जा सकता कभी, फिर भी अगर लिखा हुआ आ जाए तो फाइनेंस लीज को क्या मानोगे? कैपिटल। ये एक एक्सेप्शन होता है, फाइनेंस लीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। फाइनेंस लीज का मतलब होता है किसी ना किसी दिन, जिस दिन आपकी लीज पूरी होगी उस दिन आप परचेज कर लोगे। तो मतलब आज भी आपने परचेज कर रखा है और जिस दिन लीज का टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन दोबारा परचेज कर लोगे, तो इसका मतलब आपने परचेज ही कर रखा है। ठीक है, यस सर। चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर। पेपर दो, आराम से दो, तुम डेफिनेटली पास हो, कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर मेरे कॉस्टिंग के सर कॉस्ट की थ्योरी मेरी पूरी अच्छे से नहीं हुई है सर। तो बेटा जितने वो क्वेश्चन किए ना, यस सर। जितने भी अपन ने वो 3 पेपर में क्वेश्चन किए ना, यस सर। उसमें कॉस्टिंग के जो जो क्वेश्चन है उन्हें दोबारा पढ़ लो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, एक तो तुम्हारे पेपर के लास्ट में कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं वो वाले पढ़ लो, यस और सर। जो Bits तुमने तीनों मैंने 3 क्लासेस दे रखी थी उसमें जितने कॉस्टिंग के क्वेश्चन है यस सर। वो सारे देख लो। ठीक है, सर ये सीएस जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सारी उनके नंबर वाइज याद करने पड़ेंगे। नाम और नंबर, उनके 2 चीज, तुम्हें नाम और नंबर याद होने चाहिए। या तो नाम देके नंबर पूछा जाता है, नंबर देके नाम, वो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस। ओके सर। तो वो चॉइस सीएस है, Yes, उसकी sir. लिस्ट दे रखी है तुम्हें, एक बार उसकी रीडिंग लगा लो बस, बहुत सफिशिएंट है। ओके सर। ठीक है, कोई 1 या 2 पूछा जा सकता है, जैसे 13 नंबर सर्विस का होता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक देखो, एक तो 6th नंबर। सर्विस, मैं 2-3 बोल रहा हूँ तुम्हें, एक तो मटेरियल का देख लेना, एक वेजेस का देख लेना, एक ओवरहेड का देख लेना, एक सर्विस का देख लेना, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस का देख लेना। बस ये याद कर लेना, बाकी तो एक रीडिंग लगा लेना। ठीक है, यस सर। बस इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से क्लियर हो। डन। कोई प्रॉब्लम आ जाए सुबह तक तो मुझे कॉल कर लेना। सर अकाउंट्स में तो अपन सर मूव एक बार नीचे कर सकते हैं ना, सॉल्व अगर करना हो तो कोई भी। हाँ हाँ, अरे रफ कॉपी रखो अपने पास में, रफ पेपर रखो, कैलकुलेटर रखो, पेंसिल रखो। देखो इन्विजिलेटर को हमेशा समझ में आता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, यस सर। उन लोगों का काम ही वही है, वो समझते हैं कि हाँ ये बच्चा आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो बात अलग होती है। और जब आप किसी से पूछ रहे होते हो वो एक अलग चीज होती है। तो आराम से आप अपनी चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने पास में कैलकुलेटर रखो, पेंसिल रखो, पेपर रखो, पेपर व्हाइट पेपर रखो जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कई बार वो कह सकता है कि आप अपनी रफ शीट दिखाओ, तो आप उस पर दिखा दो रफ शीट, देखो मेरे पास प्लेन पेपर है। ठीक है, वो कई बार ऐसा कहेगा कि आप अपनी गर्दन मुंह ना कीजिए, ठीक है आप सीधे बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने जब मॉडल टेस्ट दिया था सर, जब मेरा फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था सर, बार तो बार। वो यही तो कहेगा कि आप सीधे बैठ जाओ, फिर वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। ओके सर। ठीक है ना, वो 1 मिनट में आपको कह देगा। ठीक है, ओके सर। पर डरना नहीं है, आराम से, पैनिक नहीं होना है। कोई भी बात हो या तो मुझे बताओ या आराम से अपना पेपर करो। ओके ओके सर। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू।